तो शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं मिस्टर फौजी? मुझे लगता है तुमसे ज्यादा मेरी बटालियन एक्साइटेड है। छुट्टी की खबर मिलते ही बैचलर पार्टी प्लान कर लिया। और वो पार्टी भी ट्रेनिंग कैंप जैसी होगी, दौड़, पुशअप्स और स्पीच। भैया, ये जंगल तो बहुत गहरा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। शांत रहो प्रिया, मैं देख रहा हूँ। ये जगह बहुत सुनसान है, डर लग रहा है भैया। जल्दी सेफ जगह पहुंचेंगे ना? भैया, ये आवाज क्या थी? इंजन थोड़ा ओवरहीट हुआ है, चिंता मत करो। अरे, ये ठीक नहीं लग रहा। शांत रहो, देख। ठीक 2:45 सुबह पर सब कुछ रुक गया। पहले एक जोरदार खड़खड़ाहट हुई, फिर इंजन से सीटी जैसी तेज आवाज निकली और अंत में एक जोरदार धड़ाम के साथ गाड़ी रुक गई। हेडलाइट्स टिमटिमाए और बुझ गए। गाड़ी के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सिर्फ दोनों की सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। प्रिया ने घबराकर पूछा, भैया क्या हुआ? विजय ने पहले गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। चाबी घुमाई, पर इंजन ने सिर्फ एक दर्दनाक घुर्र घुर्र की आवाज निकाली और चुप हो गया। शांत प्रिया, लगता है इंजन ओवरहीट हो गया है, विजय ने कहा। उसकी आवाज में तुरंत फौजी वाली गंभीरता आ गई थी। मैं देखता हूं। विजय ने टॉर्च निकाली, अपनी यूनिफॉर्म जैकेट उठाई। एक फौजी हमेशा अपनी वर्दी अपने पास रखता है, और बाहर निकल आया। रात की ठंडक और जंगल की नमी ने उसे चारों ओर से घेर लिया। टॉर्च की पतली किरण बोनट पर पड़ी। जैसे ही उसने बोनट खोला, एक धुएं का तेज गुबार बाहर निकला, जिसमें जली हुई रबड़ और गर्म धातु की गंध थी। उसे तुरंत समझ आ गया, पानी का स्तर शून्य था। प्रिया, मुझे कुछ पानी चाहिए, इंजन को ठंडा करना होगा, उसने गाड़ी के पास आकर कहा। प्रिया ने पिछली सीट से खाली प्लास्टिक की बोतल निकाली। विजय ने उसे थाम लिया। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, इस तरह के रास्तों पर अक्सर कोई नाला या छोटा सा गांव मिल जाता है। तुम अंदर रहो और दरवाजा बंद कर लो। किसी भी सूरत में बाहर मत निकलना। मैं 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा, विजय ने निर्देश दिए। प्रिया ने अपने भाई के चेहरे पर दृढ़ता देखी, लेकिन जंगल की भयावहता उसे डरा रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, प्लीज जल्दी आना। विजय ने उसे दिलासा देने के लिए हल्का सा मुस्कुराया और टॉर्च की रोशनी के साथ जंगल के और अंदर जाने वाले एक पगडंडी की ओर बढ़ गया। स्कॉर्पियो अब सुनसान नहीं थी। उसकी पिछली सीट पर बैठा प्रिया का डर धीरे धीरे एक ठोस आतंक में बदल रहा था। 30 मिनट बीत चुके थे। घड़ी की सुइयां उसके लिए नहीं, बल्कि उसके खिलाफ चल रही थीं। जंगल की आवाजें पहले सिर्फ शोर थीं, अब वे हर आहट में किसी खतरे का संकेत दे रही थीं। एक बार उसे लगा कि उसने पास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी है। उसका दिल तेजी से धड़का। उसने विजय को फोन करने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर निराशाजनक संदेश आ गया, नो नेटवर्क कवरेज। इतनी देर क्यों लग गई भैया? उसने खुद से फुसफुसाते हुए पूछा। विजय ने उसे सख्ती से मना किया था बाहर निकलने के लिए, लेकिन अब उसकी फौजी हिदायतें जंगल के अनजाने खतरे के सामने फीकी पड़ गईं। अगर वह रास्ता भटक गए तो? प्रिया अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने अपने हाथ में फोन का टॉर्च जलाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकली। बाहर का अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे पूरी तरह से नहीं भेद पा रही थी। उसने विजय के जाने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए। भैया, विजय! उसकी आवाज तुरंत जंगल के सन्नाटे में समा गई। उसे कुछ दूर चलने पर एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से दिशाहीन है। उसे कोई पगडंडी या रास्ता नहीं दिख रहा था। चारों ओर पेड़, झाड़ियां और अनजाना खतरा था। एक पल के लिए प्रिया घबराहट में वहीं बैठ गई। उसे रोना आ रहा था, पर तभी उसे विजय की सिखाई हुई बात याद आई, किसी भी स्थिति में घबराना नहीं, दिमाग को शांत रखना ही जीत है। उसने गहरी सांस ली और वापस सड़क की तरफ भागने का फैसला किया। वह किसी तरह रास्ता बनाते हुए, कांटों से उलझते हुए वापस मुख्य सड़क पर आई, और तभी सड़क पर एक रोशनी दिखी। थोड़ी दूर पर एक पुरानी पुलिस जीप खड़ी थी, जिसकी हेडलाइट्स आधी बुझी हुई थीं। जीप के बोनट के पास 5 लोग खड़े थे। उनके कद काठी से वे पुलिसकर्मी लग रहे थे, लेकिन उनकी वर्दी अस्त व्यस्त थी और वे सिगरेट के धुएं और शराब की गंध के बीच हंसी मजाक कर रहे थे। एक उम्मीद की किरण के साथ प्रिया तेजी से उनकी ओर दौड़ी। सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्रिया हांफते हुए उनके पास पहुंची। इंस्पेक्टर रविंद्र, जिसकी आंखें नशे में लाल थीं, एक बीड़ी सुलगा रहा था। उसने मुंह से धुआं छोड़ा और प्रिया को सिर से पांव तक घूरते हुए एक घिनौनी मुस्कान दी। अरे वाह, इतनी रात को जंगल में कौन सी परी उतर आई? रविंद्र ने अपने साथियों को कोहनी मारी।
क्या हुआ तुझे बेटी? किस तरह की मदद चाहिए? प्रिया ने तेजी से अपनी बात कही। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, स्कॉर्पियो, और मेरे भाई वह पानी लेने अंदर गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मुझे डर लग रहा है सर, प्लीज आप उन्हें ढूंढने में मदद कीजिए। रविंद्र, जो अब पूरी तरह से उसके करीब आ चुका था, ने उसके कंधे को छूने की कोशिश की। अरे, तेरा फौजी भाई कहाँ गया? हमें बता दे, हम तो तेरे भाई ही हैं। प्रिया को एहसास हुआ कि वह गलत जगह आ गई है। इन लोगों की आंखों में कोई मदद नहीं थी, सिर्फ हवस और नशा था। दूर रहिए मुझसे, प्रिया चिल्लाई। मेरे भाई आर्मी में हैं, कैप्टन विजय। अगर आपको पता चला कि आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे तो वह आपको छोड़ेंगे नहीं। इंस्पेक्टर रविंद्र के चेहरे से हंसी गायब हो गई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आर्मी? कैप्टन? ओहो, तो तू हमें धमकी दे रही है? देख लें कैसा फौजी आता है। उसने एक जोरदार ठहाका लगाया और अपने साथियों को इशारा किया। प्रिया ने बिना एक पल की देरी किए सड़क के दूसरी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। समानांतर दृश्य में घने जंगल के एक छोटे से नाले के पास विजय बोतल में पानी भर रहा था। वह मानसिक रूप से अपने लौटने की 15 मिनट की समय सीमा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन लगाया, उसे अचानक एक अनजानी गंध महसूस हुई। यह जंगल की मिट्टी या नमी की गंध नहीं थी, यह बंदूक के तेल और बारूद की हल्की गंध थी। एक प्रशिक्षित फौजी होने के नाते उसका शरीर तुरंत एक्शन मोड में आ गया। उसने अपनी बोतल जमीन पर रखी और जैकेट के नीचे रखी अपनी 9 mm की पिस्तौल निकाली। बाहर आ जाओ, उसने कमांडिंग आवाज में चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। अचानक झाड़ियों से 3 लोग निकले, सबके हाथ में AK-47 थी। ये वही घुसपैठिए थे जो सीमा पार करके जंगल में छिपे हुए थे। वे शायद पानी की तलाश में यहां आए थे और उन्होंने विजय को देख लिया था। हाथ ऊपर, उनमें से एक ने टूटी फूटी हिंदी में कहा। विजय ने उन्हें घूर कर देखा। उसके दिमाग में सिर्फ प्रिया थी। वह जानता था कि अगर उसे पकड़ा गया तो उसकी बहन अकेली रह जाएगी। हार मानना एक फौजी के लिए विकल्प नहीं था। अगले ही पल विजय ने पहला फायर किया और तुरंत जमीन पर छलांग लगा दी। गोली चलाने की आवाज से जंगल दहल उठा। विजय का लक्ष्य अचूक था। पहले आतंकवादी की छाती पर गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। बाकी दोनों ने बिना सोचे समझे विजय की दिशा में गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गोलियां पेड़ के तनों और मिट्टी में ढंस रही थीं। विजय ने अपनी फौजी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए एक पेड़ की आड़ ली। यह लड़ाई अब जीवन और मृत्यु की थी। विजय ने अपने शरीर को जमीन से रगड़ा और दूसरे पेड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ा। साथ ही उसने दूसरे आतंकवादी के पैर पर निशाना लगाया। गोली लगते ही वह दर्द से चीखा। तीसरा आतंकवादी विजय की तरफ अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। विजय ने उसके फायर रुकने का इंतजार किया और जैसे ही उसे मैगजीन बदलने का मौका मिला, विजय ने अपनी अंतिम गोली उसके सिर पर दाग दी। तीनों आतंकवादी ढेर हो गए। विजय ने अपनी पिस्तौल रिचार्ज की और एक पल भी बर्बाद किए बिना अपनी बोतल उठाई। उसने तुरंत उन लाशों की तलाशी ली, उनके वॉकी टॉकी और हथियार नष्ट किए। अब उसे तेजी से स्कॉर्पियो के पास पहुंचना था। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। यह लड़ाई जीतने के बाद भी वह जानता था कि उसने बहुत ज्यादा समय गंवा दिया है। विजय तेजी से स्कॉर्पियो की तरफ दौड़ा। जब वह गाड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और प्रिया वहां नहीं थी। स्कॉर्पियो का खुला दरवाजा विजय के सीने पर हथौड़े की तरह लगा। प्रिया! उसने जोर से आवाज दी। उसकी आवाज में अब तक का सारा संयम टूट चुका था। जंगल की चुप्पी ने उसकी आवाज को वापस उसी पर फेंक दिया। वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। एक प्रशिक्षित फौजी के लिए दृश्य को पढ़ना एक सहज क्रिया थी। उसने देखा गाड़ी के बाहर प्रिया के जूतों के हल्के निशान और फिर सड़क पर कुछ अलग जूतों के निशान, भारी चमड़े के कई लोगों के, और सबसे महत्वपूर्ण थोड़ी दूर पर शराब की खाली बोतलों का ढेर। विजय का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह जानता था कि प्रिया खतरे में है, लेकिन यह खतरा आतंकवादियों का नहीं था। यह उससे भी बुरा था। आम नागरिक का विश्वास तोड़ने वाले लोग थे। उसने अपनी वर्दी की जैकेट तुरंत पहनी। वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं थी, यह उसकी पहचान, उसका प्रशिक्षण और उसकी अथाह शक्ति का प्रतीक थी। उसने अपनी पिस्तौल, जो अब चार्ज थी, को अपनी कमर में छुपाया। वह तुरंत ट्रैकिंग शुरू नहीं कर सकता था। उसे पहले उस खतरे की दिशा निर्धारित करनी थी। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा। प्रिया के पैरों के निशान भागते हुए जा रहे थे, लेकिन फिर उन्हीं निशानों के साथ
भारी जूतों के निशान भी थे जो प्रिया के पीछे पड़ गए थे। पुलिस। विजय के मुंह से फुसफुसाहट में एक सख्त शब्द निकला। पुलिस की जीप की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी और इंजन की दबी हुई आवाज उसे अब भी दूर से महसूस हो रही थी। विजय ने अपनी चाल धीमी की, लेकिन उसके कदमों में अब एक नया खतरनाक संकल्प था। वह शिकार नहीं था, बल्कि अब वह शिकारी बन चुका था। उसकी आंखों में एक खास चमक आ गई थी, वह चमक जो युद्ध के मैदान में अपने साथी को बचाने वाले कमांडो की आंखों में होती है। उसने सड़क के किनारे किनारे अंधेरे का सहारा लेते हुए जीप की आवाज की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। उधर प्रिया को पुलिसकर्मियों ने घेर लिया था। वह हाँफती हुई सड़क से थोड़ी दूर झाड़ियों की ओर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर रविंद्र और उसके 2 साथियों ने उसे पकड़ लिया। कितना भागेगी रानी? रविंद्र ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। प्रिया दर्द से चीखी। उसने विरोध किया। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। तुम सब अपनी वर्दी का अपमान कर रहे हो। रविंद्र ने एक घिनौना ठहाका लगाया। जेल बेटी, इस जंगल में हमारी ही चलती है। यहां कोई देखने वाला नहीं है कि कौन सी वर्दी किसकी इज्जत कर रही है। उन्होंने प्रिया को खींचकर वापस जीप की तरफ लाना शुरू कर दिया। प्रिया ने हर पल संघर्ष किया, लेकिन 3 नशे में धुत ताकतवर पुरुषों के सामने उसकी शक्ति कम पड़ गई। तभी रविंद्र ने अपने साथियों को धीमे स्वर में कहा, लगता है इसका फौजी भाई सच में आएगा। तुम दोनों जाकर उस तरफ इंतजार करो, जैसे ही दिखे दबोच लेना। इसे देखना चाहिए कि जब हम इसकी बहन के साथ क्या करते हैं तो उसका फौजी भाई क्या कर सकता है। यह सिर्फ बदतमीजी नहीं थी, यह विजय के मनोबल को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। जैसे ही रविंद्र प्रिया के साथ बदसलूकी करने लगा, तभी झाड़ियों से एक काला साया निकला। हाथ छोड़ दे उसे, एक शेर की दहाड़ जैसी आवाज जंगल में गूंजी। कैप्टन विजय अपनी यूनिफॉर्म जैकेट पहने क्रोध और प्रतिशोध की आग में धधकता हुआ सामने खड़ा था। रविंद्र ने आश्चर्य से विजय की ओर देखा। अरे, आ गया फौजी, इतनी जल्दी? विजय ने इंस्पेक्टर रविंद्र की तरफ एक कदम बढ़ाया। वर्दी पहने हो और ये हरकत कर रहे हो? तुम सब पर थूकता हूं। अब तुम देखोगे कि एक फौजी क्या करता है। इससे पहले कि विजय रविंद्र तक पहुंच पाता, रविंद्र के 2 साथी, जिन्हें उसने छिपने को कहा था, पीछे से निकले और विजय पर झपट पड़े। विजय ने पलटकर एक को जोरदार मुक्का मारा। वह जमीन पर गिर गया, लेकिन दूसरा पुलिसकर्मी विजय को कसकर पकड़े रहा। रविंद्र ने तुरंत बंदूक निकालकर विजय के सिर पर तान दी। यहीं रुक जा फौजी, वरना तेरी वर्दी की खातिर यहीं गोली मार दूंगा। प्रिया जोर से चिल्लाने लगी। भैया प्लीज हथियार मत उठाओ। विजय ने देखा कि रविंद्र की उंगली ट्रिगर पर थी। अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसने अपने आप को समर्पण करने का नाटक किया। ठीक है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन प्रिया को छोड़ दो, विजय ने धीरे से कहा। रविंद्र जोर से हंसा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इसे पकड़ो और इसे बांध दो। पुलिसकर्मियों ने विजय को जमीन पर गिराया। उन्होंने तुरंत जीप से मोटी रस्सियां निकाली। वे शायद किसी अपराधी को बांधने के लिए लाए थे। उन्होंने विजय को पूरी ताकत से बांधना शुरू कर दिया। विजय ने प्रतिरोध नहीं किया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक रणनीति है। एक फौजी कभी हार नहीं मानता, वह केवल युद्ध की रणनीति बदलता है। वे उसे खींचकर पुलिस जीप के बोनट पर लाए। उन्होंने रस्सियां इतनी कसकर बांधी कि विजय के हाथों और कलाइयों में खून का प्रवाह कम होने लगा। इंस्पेक्टर रविंद्र अब पूरी तरह से विजयी महसूस कर रहा था। उसने विजय के सामने आकर उसे ताना मारा। देख फौजी, यह तेरी ताकत है। तू इस रस्सी से भी कमजोर है। तू देश की सेवा करता है, लेकिन तू अपनी बहन को बचा नहीं सकता। रविंद्र ने जानबूझकर विजय की आंखों के सामने प्रिया के साथ और ज्यादा बदसलूकी शुरू कर दी। विजय की नसें तन गईं। उसके शरीर में रस्सियों से बंधे होने का दर्द नहीं था। दर्द तो प्रिया की चीख और अपनी बेबसी का था। उसकी आंखें जलने लगीं। उसने अपने अंदर की सारी शक्ति, सारे प्रशिक्षण और अपनी बहन के लिए प्रेम को एक जगह केंद्रित किया। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि स्टील की तरह चमक रही थीं। कैप्टन विजय जीप के गर्म बोनट पर बंधा हुआ था। रात की ठंडी हवा और गर्म धातु का मिश्रण उसके शरीर को सुन्न कर रहा था, पर अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। इंस्पेक्टर रविंद्र उसकी आंखों के सामने प्रिया को आतंकित कर रहा था। रविंद्र का हर शब्द, हर हरकत विजय के लिए एक नया घाव था। तू कहता था कि तू हमें छोड़ेगा नहीं? रविंद्र ने विजय की तरफ मुड़कर घिनौनी हंसी के साथ पूछा। देख ले, तेरा फौजी होना अब किसी काम नहीं आ रहा। तेरी वीरता कहां गई?
तेरी बहादुरी कहाँ है? विजय ने रविंद्र को घूर कर देखा। उसकी आंखें स्थिर थीं। यह क्रोध का क्षण नहीं था, यह संकल्प का चरम क्षण था। उसने अपनी पलकें झपकाईं और उस एक पल में उसने अपनी बटालियन के सभी मंत्रों को याद किया, हर उस ट्रेनिंग को याद किया जिसने उसे एक कमांडो बनाया था। उसने अपने मन में खुद से कहा, दर्द अस्थाई है, हार स्थायी। मेरी वर्दी की इज्जत, मेरी बहन की सुरक्षा, यह मेरी जिम्मेदारी है। विजय ने अपनी रस्सियों पर ध्यान केंद्रित किया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें मोटे और सिंथेटिक पदार्थ से बनाया था। उन्हें तोड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि मांसपेशियों के विज्ञान की जरूरत थी। उसने अपने सीने की मांसपेशियों और कंधों को धीरे धीरे लेकिन जबरदस्त ताकत के साथ फैलाना शुरू किया। यह इतनी धीमी प्रक्रिया थी कि रविंद्र और उसके साथी इसे नोटिस नहीं कर पाए। विजय के शरीर में हर फाइबर जोर लगा रहा था। खून उसकी नसों में उबाल मार रहा था। पहले उसकी पीठ की मांसपेशियां तनी, रस्सियां उसकी छाती और कंधों को काट रही थीं। मांस पर दबाव पड़ रहा था और दर्द असहनीय था, पर विजय ने दर्द को नजरअंदाज किया। उसने अपने शरीर के केंद्र से ताकत खींची। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। जीप के बोनट पर पड़े विजय का शरीर एक मूर्ति की तरह दिखाई दे रहा था, एक ऐसी मूर्ति जिसके अंदर एक शक्तिशाली इंजन चल रहा था। रविंद्र, जो प्रिया को धमकाने में मशगूल था, को सुनाई नहीं दिया, लेकिन वहां खड़े एक युवा सिपाही को छर्र छर्र की एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। यह आवाज रस्सियों के तंतुओं के टूटने की थी। सिपाही ने विजय की तरफ देखा। विजय ने अब अंतिम ताकत लगाई। उसने अपने शरीर को एक झटके में फुलाया। धड़ाक! अचानक रस्सियां भयानक आवाज के साथ फट गईं। विजय एक दहाड़ के साथ बोनट से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथों और कलाई पर खून के गहरे निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अब केवल प्रतिशोध की ज्वाला थी। यह एक आर्मी कमांडो का गर्जन था जिसने जंगल के सन्नाटे को चीर दिया। इंस्पेक्टर रविंद्र और उसके साथी एकदम से सकते में आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतनी मजबूत रस्सियों को तोड़ सकता है। अरे यह कैसे हुआ? रविंद्र हकलाया। उसके हाथ से पिस्तौल छूटने ही वाली थी। विजय अब रविंद्र की तरफ बढ़ा। उसका पहला काम अपनी बहन को सुरक्षित करना था। प्रिया, पीछे हट जाओ, विजय ने आदेश दिया। प्रिया, जो इस भयानक दृश्य को देख रही थी, तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गई। अब विजय और 5 पुलिसकर्मियों के बीच सीधा मुकाबला था। विजय का पहला निशाना वह सिपाही बना जिसने उसे कसकर बांधा था। विजय की गति अविश्वसनीय थी। उसने सिपाही के कंधे पर एक जोरदार वार किया, जिसे मार्शल आर्ट्स में जॉइंट लॉक कहा जाता है। सिपाही दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर गया। विजय दूसरे सिपाही की तरफ मुड़ा, जो लाठी निकालने की कोशिश कर रहा था। विजय ने उसके हाथ से लाठी छीन ली और एक ही झटके में उसे तोड़ दिया। एक प्रशिक्षित फौजी जानता था कि लड़ाई में हथियार दुश्मन का नहीं होना चाहिए। रविंद्र ने आखिरकार अपनी पिस्तौल उठाई और विजय की तरफ निशाना लगाया। रुक जा, मैं गोली मार दूंगा। विजय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने रविंद्र की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा। वह जानता था कि रविंद्र नशे में है और घबराया हुआ है। वह गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि गोली की आवाज से और ज्यादा पुलिस या सेना आ सकती थी। विजय ने जमीन पर पड़े एक पत्थर को उठाया और उसे इतनी तेजी से रविंद्र के हाथ पर फेंका कि पिस्तौल छपाक की आवाज के साथ उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अब यह सिर्फ मैन टू मैन फाइट थी। विजय ने इंस्पेक्टर रविंद्र को पकड़ा। तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो, विजय ने ठंडी आवाज में कहा। उसने रविंद्र को एक ऐसी जगह मुक्का मारा जहां उसका संतुलन तुरंत बिगड़ गया। बाकी बचे 2 पुलिसकर्मियों ने हमला करने की कोशिश की, पर विजय ने अपनी फौजी ट्रेनिंग के सबसे क्रूर और प्रभावी मूव्स का इस्तेमाल किया। हर मुक्का, हर किक एकदम सटीक और निर्णायक थी। कुछ ही मिनटों में 5 पुलिसकर्मी जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। इंस्पेक्टर रविंद्र खून से लथपथ दर्द से चिल्लाया, भागो यहां से, वरना मैं तुम सबको यहीं दफन कर दूंगा। विजय ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए जीप की तरफ दौड़े। रविंद्र ने हांफते हुए ड्राइवर सीट संभाली। इंजन स्टार्ट हुआ और जीप तेजी से वहां से धूल उड़ाती हुई भाग निकली। विजय ने भागती हुई जीप को देखा, लेकिन उसने उनका पीछा नहीं किया। उसका मिशन पूरा हो चुका था। उसने तुरंत प्रिया की ओर देखा। वह पेड़ के पीछे से निकलकर डर और राहत के आंसू बहा रही थी। विजय उसके पास गया, अपने घायल हाथों से उसे गले लगाया।
सब ठीक है प्रिया, मैं आ गया हूं, तुम सुरक्षित हो। जंगल अब शांत था। सिर्फ भाई बहन के रोने और सांस लेने की आवाजें थीं। वर्दी की इज्जत बच गई थी, लेकिन जीत के पीछे का दर्द बहुत गहरा था। जंगल में अब सन्नाटा था, लेकिन पिछली रात के आतंक के अवशेष हर जगह मौजूद थे। टूटी रस्सियां, मिट्टी में दबे पैरों के निशान और सबसे जरूरी, प्रिया की आत्मा पर लगा घाव। विजय ने अपनी यूनिफॉर्म जैकेट प्रिया के कंधों पर डाली। उसके अपने हाथ पर रस्सियों के गहरे लाल निशान थे, लेकिन उसे अपने दर्द की परवाह नहीं थी। चलो प्रिया, अब हम यहां से निकलते हैं, विजय ने अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखते हुए कहा। विजय ने तुरंत अपनी स्कॉर्पियो का बोनट खोला। सौभाग्य से इंजन में अब ज्यादा गर्मी नहीं थी। उसने बोतल का पानी रेडिएटर में डाला। कुछ प्रयासों के बाद इंजन फिर से गर्राहट के साथ चालू हो गया। यह एक छोटी सी जीत थी, जिसने उन्हें उस भयावह जगह से निकलने का रास्ता दिया। उन्होंने धीरे धीरे स्कॉर्पियो को उस सड़क पर आगे बढ़ाया जहां से पुलिस जीप भागी थी। प्रिया अभी भी सदमे में थी, पर विजय के बगल में होने से उसे सुरक्षा का एहसास हो रहा था। भैया, तुम ठीक हो? प्रिया ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी शेरनी, विजय ने जवाब दिया। उसने अपना एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा हाथ प्रिया के कंधे पर रखा। तुमने बहादुरी दिखाई, तुमने उन्हें बता दिया कि तुम एक फौजी की बहन हो। पर विजय जानता था कि यह सिर्फ दिलासा था। एक फौजी का पहला सिद्धांत है, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। उसने अपनी बहन को खतरे में डाल दिया था, और अब वह यह सुनिश्चित करेगा कि जो हुआ उसका न्याय मिले। जैसे ही वे अगले शहर की सीमा पर पहुंचे, विजय ने एक सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकी और तुरंत अपने फोन से अपने कमांडिंग ऑफिसर सीओ को कॉल किया। सर, कैप्टन विजय बोल रहा हूं, मुझे तुरंत एक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज करानी है। अगले 20 मिनट में विजय ने संक्षिप्त सैन्य भाषा में पिछली रात की पूरी घटना का ब्यौरा दिया। आतंकवादियों से लड़ाई, गाड़ी का खराब होना और सबसे खास पुलिस वर्दी पहने लोगों द्वारा उसकी बहन के साथ किया गया दुर्व्यवहार और उस पर हमला। सीओ ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। कैप्टन, आप सीधे अपने गांव जाइए। मैं तुरंत डीजीपी मुख्यालय और स्थानीय सैन्य खुफिया इकाई को सूचित कर रहा हूं। यह सिर्फ आपराधिक मामला नहीं है, यह वर्दी की अखंडता का मामला है। विजय ने फोन रखा और फिर एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में फोन करके आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसका रिकॉर्ड उसने अपने सीओ को भी भेजा। अगली सुबह खबरें आग की तरह फैल गईं। जब यह बात उच्च पुलिस अधिकारियों और सेना मुख्यालय तक पहुंची कि एक सेवारत कैप्टन की बहन को पुलिसकर्मियों ने बंधक बनाने और दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, तो एक बड़ा हड़कंप मच गया। सुबह 10 बजे तक विजय के गांव के पास के पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। सेना के सीनियर अधिकारी, मेजर जनरल स्तर के, ने सीधे डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बात की। डीजीपी ने साफ निर्देश दिया, यह एक राष्ट्रीय शर्म है। जिस वर्दी का काम नागरिकों की रक्षा करना है, वही वर्दी जब शैतानी करती है तो हमें उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इंस्पेक्टर रविंद्र और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सेवा से बर्खास्त किया जाए। जांच टीम तुरंत हरकत में आई। पुलिस जीप को, जो रविंद्र ने वापस स्टेशन पर खड़ी कर दी थी, फोरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया। जीप के बोनट पर पड़े विजय के रस्सियों से जूझने के निशान और रात में हुई जबरदस्त मारपीट के सबूत रविंद्र और अन्य सिपाहियों के छोटिल होने के कारण साफ दिखाई दे रहे थे। विजय ने अपनी बहन के साथ पुलिस स्टेशन जाकर औपचारिक बयान दर्ज कराया। प्रिया ने अपनी बहादुरी को बनाए रखा और पूरी घटना को विस्तार से बताया। दोपहर होते होते रविंद्र और उसके 4 साथियों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया। एक उच्च पुलिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह भारतीय पुलिस के इतिहास में एक काला दिन है। हम कैप्टन विजय और उनकी बहन से माफी मांगते हैं। वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इन 5 कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त, डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस किया जाता है। इनके खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा और इन्हें सख्त सजा मिलेगी। सेना के एक जवान की बहन के साथ ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाम होते होते विजय और प्रिया अपने घर में सुरक्षित थे। टीवी और अखबारों में यह खबर मुख्य शीर्षक बनी हुई थी, फौजी ने बचाया बहन को, दुराचारी पुलिसकर्मी बर्खास्त। प्रिया ने राहत की सांस ली। भैया, तुम्हें उन सबको उसी रात सजा देने की जरूरत नहीं थी। तुमने अगले दिन उन्हें हमेशा के लिए हटा दिया। विजय ने मुस्कुराते हुए अपनी यूनिफॉर्म जैकेट उठाई
जो अब साफ और करीने से तय की हुई थी। देखो प्रिया, एक फौजी का काम सिर्फ दुश्मनों से देश की रक्षा करना नहीं है, उसका काम अपने देश के हर नागरिक की गरिमा की रक्षा करना है। उस रात मैंने दोनों काम किए। मैंने पहले आतंकवादियों से लड़ा और फिर मैंने अपनी वर्दी की गरिमा को उन भ्रष्ट लोगों से बचाया। विजय ने प्रिया के माथे पर प्यार से चूमा। न्याय हो चुका था, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहेगा कि उस रात जंगल के अंधेरे में एक भाई अपनी बहन के लिए और एक फौजी अपनी वर्दी के सम्मान के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ा था। दोस्तों, मेरा मानना है कि कोई भी अधिकारी, चाहे वह डीएम हो या दरोगा, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने पद का सदुपयोग करना चाहिए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।